Hello and namaste. Welcome to Avision Institute. I welcome you all to our YouTube channel. I am Pallavi Dash, your friend and guide, and I guide you all with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials every day. तो रोज़ की तरह मैं फिर से आ गई हूँ टॉप 10 वोकेबुलरीज़ को लेकर। आज के टॉप 10 वोकेबुलरीज़ ज़रूर देखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि आप लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, राइट, एंड डू कमेंट इन आवर वीडियोस। ओके, तो लाइक एवरी डे जो लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारे रेगुलर चैनल को रेगुलरली, आवर स्टूडेंट्स, so I will tell them to keep following our channel and keep updated with the latest vocabularies and idioms and phrases. Okay, so this channel and this video of vocabularies, okay, everyday vocabularies जो सुबह सुबह आता है, that is going to be very useful for you if you keep following these sessions. तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं क्योंकि vocabularies एक ऐसा पार्ट है जिसको आप skip नहीं कर सकते. Vocabularies is an indispensable part of any government examination you are preparing for. आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, vocabularies that means your synonyms, antonyms, your similar words, opposite words, then your idioms and phrases. Okay, these are very important. Sentence usage, make sentences, these are very important. If you don't practice these तो आपका इंग्लिश का बेस जो है, आपका इंग्लिश का नॉलेज जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा. So this is very important for any government examination you are preparing for. So you should not skip these sessions, you should follow these sessions. तो पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले रोज़ की तरह हमारे इस सेशन को हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करेंगे. And I welcome you all to our channel, and yes, very good morning to you all. I hope you all are fine and good health. तो आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है ये भी मुझे लिख के बताइए. I will surely reply to your questions or your doubts. Please write to us, right? So now we will start our session with our motivational line. Let us see आज का हमारा motivational line क्या है. आज का हमारा motivational line कुछ ये है. If you do what you have always done, you will get what you have always gotten. तो ये तो बहुत सीधी सी चीज़ है, ये बहुत इजी सी चीज़ है, ये बहुत स्वाभाविक है. दैट इज़ वेरी नॉर्मल. इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस दैट हम लोग अगर वही करेंगे जो हमने हमेशा किया है तो हमें वही रिज़ल्ट मिलेगा जो हमें हमेशा मिला है, राइट. सो दिस इज़ समथिंग दैट गिव्स अस अ लेसन, जो हमें एक लेसन सिखाता है, कुछ सिखाता है, सिखा के जाता है, कुछ बताता है ज़रूरी चीज़, और हमें ये भी सिखाता है कि हम अगर अपने पढ़ने का तरीका, अपने कुछ करने का तरीका बदलेंगे नहीं तो आज तक हमारे साथ, हम लोगों के साथ जो जो होता आया है वही होगा. क्योंकि हमने में अपना तरीका नहीं बदला तो हमें रिज़ल्ट भी क्या अलग मिलेगा? नहीं, रिज़ल्ट भी हमें वही मिलेगा जो तरीका हमने इतने दिनों से या इतने सालों से जो तरीका हम अपना रहे हैं, जिस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आज तक मिलता आया है. So if you don't change your strategies, if you don't change your pattern of studying, if you don't change your techniques, तो आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो आज तक मिलता आया है. तो इसका मतलब क्या है? आपको अपना तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा क्योंकि सीखना पड़ेगा अपने, कि आप देख रहे हो कि मैं 1-2 बार अटेम्प्ट कर चुकी हूँ. ओके, जो एग्ज़ाम मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्रैक करना चाहती हूँ, उसमें मैं 1-2 बार बैठ चुकी हूँ लेकिन मेरा क्लियर नहीं हो रहा है. तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि मेरा प्रिपरेशन में तो क्या कोई गड़बड़ी नहीं है, क्या मैं कोई ऐसा पैटर्न फॉलो कर रही हूँ जो मुझे, जिसमें थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है. तो ये एनालाइज जो है ये खुद ही को करना पड़ेगा. ये एनालाइज आपके पढ़ने का तरीका, आपके पढ़ने का पैटर्न, टेक्निक, इसमें आपको कोई मदद नहीं कर सकता. ये खुद को समझना पड़ेगा, खुद को थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा. ओके, अपने अपने मुताबिक. ओके, जब आप फ्री है तब आप 1 घंटा निकाल लिए. ओके, दिस इज़ व्हाट यू शुड डू. आपके लिए कोई स्टडी प्लान नहीं बना सकता. योर स्टडी प्लान इज़ योर्स. ओके, वो आपका खुद का स्टडी प्लान होगा. कोई और अगर आपका स्टडी प्लान फॉलो करेगा तो उसको कुछ नहीं हासिल होने वाला, या आप अगर किसी और का स्टडी प्लान फॉलो करोगे तो आपको भी कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि
आपका फ्री टाइम और उसका फ्री टाइम नहीं मिलेगा, आपका पसंद और उसका पसंद नहीं मिलेगा, कब आपको क्या पढ़ना है और उसको कब क्या पढ़ना है। उसको हिस्ट्री पसंद है तो वो हिस्ट्री पढ़ रहा है, आपको फिजिक्स पसंद है तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसको रीजनिंग पढ़ना दोपहर को पसंद है लेकिन आपको रीजनिंग पढ़ना रात को पसंद है, तो स्टडी प्लान आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ओके, एंड द थिंग, आज का मोटिवेशनल लाइन क्या था आपका? आज का मोटिवेशनल लाइन था कि अगर आप सोचोगे कि आप जो पैटर्न फॉलो कर रहे हो, आज तक जो करते आए हो वही करते रहोगे और आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, देन यू आर मिस्टेकिंग, यू आर रॉन्ग। आपको कुछ नया करना पड़ेगा, फिर आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, नया रिजल्ट मिलेगा, राइट? सो विद दिस मोटिवेशन फॉर टुडे, लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. Let us see what is our first vocab for today. Our first vocab for today is prosecutor. Okay, P-R-O-S-E-C-U-T-O-R, prosecutor. Prosecutor एक नाउन है. Prosecutor का मतलब क्या है हिंदी में? अभिवक्ता. ओके, तो ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? हु इज़ अ प्रोसिक्यूटर? बेसिकली प्रोसिक्यूटर उन लोगों को कहा जाता है जो कि एक लीगल कोर्ट में एक टिपिकली एक लॉयर है, वो प्रोसिक्यूट करते हैं, दैट इज़ अ प्रोसिक्यूटर. ओके, बेसिकली एन एडवोकेट और अ लॉयर इज कॉल्ड अ प्रोसिक्यूटर. ही प्रोसिक्यूट्स द केस ऑफ हिज क्लाइंट. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अटॉर्नी, लॉयर, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर. एंटोनिम्स हो सकते हैं अनऑथोराइज्ड, अनऑफिशियल, अनएस्टैब्लिश्ड. सेंटेंस में कैसे यूज़ करें इसको? वी हायर्ड अ लॉयर टू बी अ प्रोसिक्यूटर ऑन आवर बिहाफ, प्रेसिंग आवर चार्जेस अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर अस. तो हमने एक लॉयर को हायर किया जो कि हमें प्रोसिक्यूट करेगा हमारे बिहाफ में. हमारा लॉयर जो है वो प्रोसिक्यूट करेगा अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर अस, मतलब डिफेंडेंट के अगेंस्ट में वो प्रोसिक्यूट करेगा. तो मैं कौन हूँ? मैं प्लेंटिफ हूँ और मेरे जो अगेंस्ट पार्टी है वो डिफेंडेंट है. डिफेंडेंट के अगेंस्ट में वो जो लॉयर है, हमारे लॉयर वो प्रोसिक्यूट करेंगे केस. ओके, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसिक्यूटर. आवर सेकेंड वर्ड इज इम्पीचमेंट. तो इम्पीचमेंट, जो लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, इम्पीचमेंट के वर्ड से आप लोग बिल्कुल इम्पीचमेंट के वर्ड से आप लोगों का नाता तो ज़रूर होगा, आप लोगों को पता होगा इम्पीचमेंट का मीनिंग क्या होता है. इम्पीचमेंट जनरली दिस वर्ड इज़ ओनली यूज्ड फॉर प्रेसिडेंट. ओके, द प्रेसिडेंट इज़ इम्पीच्ड फ्रॉम हिज पोस्ट. तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, प्रेसिडेंट को निकाला नहीं जाता, इम्पीच किया जाता है. सो दिस वर्ड इज़ ओनली यूज फॉर द प्रेसिडेंट. ओके, नाउ इम्पीचमेंट जो वर्ड है ये अलग जगह पे भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रेसिडेंट के लिए ही ये स्पेशल वर्ड है, इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट कहा जाता है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग? इम्पीचमेंट एक नाउन है. इम्पीचमेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दोषारोपण. ओके, नाउ इन इंग्लिश यू कैन से अ चार्ज ऑफ ट्रीजन और क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. तो इम्पीच प्रेसिडेंट को कहाँ कब किया जाता है? जब आपके अगेंस्ट में कोई क्राइम का चार्ज होगा या फिर कोई ट्रीजन का चार्ज होगा, स्टेट के अगेंस्ट आप अगर कुछ प्लान कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अक्यूज, अरेन, साइज. ओके, इंडिक्ट. एंटोनिम्स हो सकते हैं प्रेज, एब्सोल्यूशन, एक्विटल. ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं इसको? इफ यू अटेम्प्ट टू बिट्रे योर कंट्री एंड आर कॉट, बी रेडी टू फेस इम्पीचमेंट एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस. तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि आप अपने देश को बिट्रे करोगे, एंड आर कॉट, आप पकड़े जाते हो, तो बी रेडी टू फेस इम्पीचमेंट. तो फेस करने के लिए रेडी हो जाइए, इम्पीचमेंट फेस करने के लिए रेडी हो जाइए, एंड आपको ऑफिस से भी रिमूव कर दिया जाएगा अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? लेट्स सी आवर थर्ड वोकैब इज डेमोलिश. ओके, डेमोलिश जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है ध्वस्त. इन इंग्लिश यू कैन से पुल और नॉक डाउन और डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग. तो एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना, नॉक डाउन करना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, दैट इज कॉल्ड डेमोलिश. ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं एनिहिलेट, बुलडोज, क्रश, डेसिमेट. एंटोनिम्स हो सकते हैं बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, हेल्प, लूज, रेज. ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज करें? Protesters changed themselves to the old church in an attempt to stop the construction crew from being able to demolish it. तो प्रोटेस्टर्स, जो लोग प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया? अपने आप को, जो पुराना एक चर्च है उसको कोई लोग तोड़ने के लिए आए थे. कंस्ट्रक्शन क्रू मतलब ऐसा था शायद कि वो पुराना जो चर्च है उसको तोड़ के कोई कंस्ट्रक्शन होने वाला है, तो उसको डेमोलिश करने आए थे. तो क्या हुआ? प्रोटेस्टेंट ने अपने आप को उस ओल्ड चर्च के साथ सबने बांध लिया था इस प्रोटेस्ट के लिए कि वो लोग उसको तोड़ने नहीं देंगे. ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड डेमोलिश.
ओके, सो वी हैव आवर फर्स्ट ईडियम फॉर टुडे. व्हाट इज आवर फर्स्ट ईडियम? ये एक फूड ईडियम है. क्या है? एग ऑन. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग ऑन? एग ऑन का मीनिंग क्या है? टू एनकरेज और डेयर समवन टू डू समथिंग. तो किसी को एनकरेज करना कि तुम ये ज़रूर करो, इसको कहते हैं एग ऑन. ओके, सेंटेंस में कैसे यूज़ करें इस ईडियम को? वी वुड नेवर हैव गॉन इन टू द डार्क केव इफ़ हिज फ्रेंड्स डिडंट एग ऑन. तो हम लोग कभी इस डार्क केव, मतलब ये जो अंधकार गुहा है, इस गुहा के अंदर हम लोग कभी नहीं जाते अगर उसके जो फ्रेंड्स हैं वो डिडंट एग हिम ऑन. तो ही वुड नेवर. ओके, तो वो कभी नहीं जाता डार्क गुहा के अंदर, मतलब अंधकार गुहे के अंदर, अगर उसके फ्रेंड्स उसको बार बार नहीं बोलते कि तुम जाओ. उसको इनकरेज किया उसके फ्रेंड्स ने, या फिर उसको बोला कि तुम ये करके दिखाओ तो मान जाएंगे. ओके, दैट इज डेयर समवन टू डू समथिंग. मतलब किसी को तुम बोलो करके, अच्छा तुम में इतनी हिम्मत है, करके दिखाओ तो फिर मान जाऊंगी. तो दैट इज डेयर समवन टू डू समथिंग. ओके, दैट इज नॉट एनकरेज. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनकरेजमेंट एंड डेयर समवन टू डू समथिंग. तो एनकरेजमेंट हम लोग पॉजिटिव चीज़ों के लिए देते हैं, एंड डेयर समवन टू डू समथिंग ये नेगेटिव चीज़ों के लिए किया जाता है. कि जो बेट लगाते हैं हम लोग वो नेगेटिव चीज़ों के लिए. कभी कभी फ्रेंड्स बोल देते हैं कि ये करो तो तुम्हारा कितना हिम्मत है, मान जाएंगे. तो वो जनरली नेगेटिव चीज़ों के लिए ही होता है, और एनकरेजमेंट दिया जाता है पॉजिटिव चीज़ों के लिए. यहाँ पे एक अंधकार गुहा में घुसने के लिए ऑब्वियसली ये नेगेटिव चीज़ है, ये अच्छा चीज़ नहीं है, तो उसको डेयर दिया गया था. ओके, दैट इज कॉल्ड एग ऑन. लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज जियोपर्डाइज. जियोपर्डाइज एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है खतरे में डालना. ओके, इन इंग्लिश यू कैन से पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेल्योर. तो किसी को या किसी चीज़ को एक ऐसे सिचुएशन में डालना जहाँ पे खतरा हो, जहाँ पे फेल करने की फेलियर हो, मतलब फेल कर सकते हैं आप, या फिर आपको कुछ खोने की डेंजर हो, वहाँ पे आपका लाइफ भी लॉस हो सकता है. दैट इज कॉल्ड जियोपर्डाइज. ओके, सिनोनिम्स हो सकते हैं इम्पेरिल, थ्रेटन, चांस, गैम्बल. एंटोनिम्स हो सकते हैं गार्ड, प्रोटेक्ट, सेव, डिज़ाइन. Okay, how to use it in a sentence? During his speech, the president vowed he would never jeopardize the country's safety by cutting the military budget. तो प्रेसिडेंट जब भाव ले रहा था, मतलब वो अपने जो प्रेसिडेंट जो शपथ लेता है, तो प्रेसिडेंट जब वाव ले रहा था ड्यूरिंग हिज स्पीच के वक्त उन्होंने कहा कि वो कभी जियोपर्डाइज नहीं करेंगे कंट्री का सेफ्टी. मतलब हमारे देश के सेफ्टी के लिए वो कभी जियोपर्डाइज नहीं करेंगे, मतलब देश के सेफ्टी को कभी खतरे में नहीं डालेंगे. क्या करके? मिलिट्री बजट को कम करके. तो हमेशा मिलिट्री बजट के साथ वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये उन्होंने वाव लिया. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड इज एम्पल. ओके, AMPLE, एम्पल. एम्पल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है प्रचुर, बहुत मात्रा में. इनफ और मोर देन इनफ. प्लेंटीफुल. प्लेंटीफुल मतलब इनफ. ओके, मतलब इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जितना है बहुत है. दैट इज कॉल्ड एम्पल. सिनोनिम्स हो सकते हैं एबंडेंट, बाउंटीफुल, ब्रॉड, कोपियस. एंटोनिम्स हो सकते हैं क्रैम्प्ड, इनसिग्निफिकेंट, लैकिंग, लिमिटेड. ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज करें? बिकॉज द हाउस हैज़ एन एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस इट विल बी परफेक्ट फॉर आवर लार्ज फैमिली. तो इस घर में एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है, मतलब बहुत सारा जगह है इस घर में, बहुत बड़ा सा घर है, तो ये हमारे लार्ज फैमिली के लिए, मतलब इतने बड़े फैमिली के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट घर है. ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट. आवर नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पोरल. टेम्पोरल इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग हिंदी में होता है लौकिक. इन इंग्लिश यू कैन से एसोसिएटेड विद द रियल वर्ल्ड एंड नॉट स्पिरिचुअल वर्ल्ड. मतलब कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ रिलेशन नहीं है, रियल वर्ल्ड के साथ रिलेशन है, मतलब रियलिस्टिक चीज़ें, उन लोगों को टेम्पोरल कहा जाता है. मतलब जिसके साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कोई रिलेशन नहीं है, रियल वर्ल्ड का रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल. सिनोनिम्स हो सकते हैं टेम्पोररी, वर्ल्डली, अर्थली, टेरेस्ट्रियल. एंटोनिम्स हो सकते हैं स्पिरिचुअल, परमानेंट, लास्टिंग, एंडलेस. ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज करें? The monk's commitment requires him to ignore the temporal pleasures of the world. तो ये जो सन्यासी का कमिटमेंट था, मतलब सन्यासी ने जो प्रॉमिस किया था, उसके वजह से उसको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर द टेम्पोरल प्लेजर्स. तो हमारे जो
अर्थली जो प्लेजर्स है, मतलब ये जो जैसे कि प्लेजर्स मतलब लग्जरी, जो लग्जरी के साथ हम लोग लाइफ लीड करते हैं, मतलब जैसे हम लोग लाइफ लीड करते हैं, लेकिन देखिए मतलब शरीर को ढकने के लिए तो एक ही कपड़ा काफ़ी है। तो हम लोगों के पास पूरा अलमारी भर्ती कपड़ा पड़ा रहता है, तो दैट इज़ लग्जरी। ओके, वी डोंट नीड लीड अ लाइफ वेयर वी जस्ट नीड आवर रिक्वायरमेंट्स, सो वी लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। तो ऐसे लग्जूरियस लाइफ मतलब टेम्पोरल प्लेजर्स जो है, अर्थली प्लेजर्स जो है, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों का जो प्लेजर है वो उनको त्याग करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। ओके, सो ये था साधु सन्यासी का जो कमिटमेंट, उन्होंने एक शपथ लिया था, ये उनको त्याग करना पड़ेगा। ओके, दैट इज टेम्पोरल। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप। सो और नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का जो है ये एक नाउन होता है। स्टीरियोटाइप का मीनिंग होता है an unfair impression that has been developed by about a person or race। तो स्टीरियोटाइप का बेसिकली मीनिंग होता है कि किसी इंसान या किसी जाति के बारे में एक अद्भुत जो है मतलब मेंटल सेटअप, या फिर इन बंगाली भी से धारणा। ओके, धारणा जो है आपका, मतलब आप जो सोचते हैं इनके बारे में, मतलब टिपिकल चीज़ है। ओके, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बंगालीज जो है ये बहुत पढ़ाकू होते हैं, दे लव टू रीड बुक्स। ओके, एंड दे आर इंटेलिजेंट। ओके, एंड वी से दैट द जाट पीपल दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। द हिमालयन रेंजेस जो हिली एरियाज में रहते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, तो ऐसी जो टिपिकल चीज़ें हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं कैटेगोराइज, पिजन होल, क्लिंच। ओके, आर्केटाइप। ओके, एंटोनिम्स हो सकते हैं डिफरेंशिएट, डिसऑर्गेनाइज, डिसिमिलेट। ओके, दीज कैन बी द एंटोनिम्स। सेंटेंस में कैसे यूज करें इसको? While many people believe the stereotype all teenagers are lazy, their beliefs are false। तो बहुत सारे लोगों ये स्टीरियोटाइप में विश्वास करते हैं कि ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम सारे टीनेजर्स जो है वो लेज़ी होते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उनका ये जो बिलीफ है, ये जो भरोसा है, ये जो मतलब स्टीरियोटाइप में वो लोग विश्वास करते हैं, ये फॉल्स भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है। मतलब सारे टीनेजर्स ही लेज़ी नहीं होते हैं। Right, let us see our next idiom. So this is our second idiom for today. What is it? This is a food idiom. ये क्या है? Have egg on your face। तो मुंह के ऊपर अंडा। Is it something that is the meaning? No. Have egg on your face means be embarrassed। मतलब कोई बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट आप फेस कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गए हो, मतलब बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप फंस गए हो, जहाँ पे आप मतलब फंस गए हो, एम्बेरसमेंट हो रहा है आपको, दैट इज़ कॉल्ड हैव एग ऑन योर फेस। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? व्हेन नो वन लाफ्ड एट हर ऑफेंसिव जोक, शी हैड एग ऑन हर फेस एंड क्विकली लेफ्ट द रूम। तो आपने एक ऑफेंसिव जोक मारा, ठीक है, मतलब जोक कहा सबके सामने। ऑफेंसिव जोक मतलब ऐसा कोई जोक जो कि बहुत सीरियस इन नेचर है, या फिर किसी को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा एक ऑफेंसिव जोक, या फिर कोई सेक्सुअली रिलेटेड जोक। ओके, राइट, सो दैट ऐसा कोई ऑफेंसिव जोक आपने मारा सबके सामने, तो आपके जोक के ऊपर किसी ने हंसा ही नहीं। व्हेन नो वन लाफ्ड एट योर ऑफेंसिव जोक, यू फेल्ट यू हैड एग ऑन योर फेस, मतलब आप एम्बेरस हो गए एंड क्विकली लेफ्ट द रूम। तो वो क्या हुआ, वो एम्बेरस हो गई और वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। राइट, दैट इज हैव एग ऑन योर फेस। लेट्स सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वोकैब इज डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मीनिंग तो बहुत कॉमन मीनिंग है, ये तो सब कोई को पता है, ये एक वर्ब है। डिस्कार्ड का मीनिंग हिंदी में होता है कि कुछ फेंक दे या ऐसा कुछ। ओके, मीन्स जो चाहिए नहीं अभी, दैट इज़ कॉल्ड डिस्कार्ड। ओके, तो इंग्लिश में समझ सकते हैं कि गेट रीड ऑफ समथिंग और समवन एज नो लॉन्गर यूजफुल और डिज़ायरेबल, मतलब ये चीज़ आपको और ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, जिस चीज़ का इस्तेमाल आप नहीं करते हो तो आप उसको फेंक देते हो या फिर उससे छुटकारा पा लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिस्कार्ड। ओके, सिनोनिम्स हो सकते हैं थ्रो अवे, डंप, रिजेक्ट, डिसमिस, वेस्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स हो सकते हैं कीप, रिटेन, एम्ब्रेस, चेरिश, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। सेंटेंस में कैसे यूज करें? द मेडिक ब्लड बैंक हैड स्पॉइल्ड ब्लड
सो द वर्कर्स वुड प्रॉपरली डिस्कार्ड इट सून। तो मेडिक जो ब्लड बैंक है वहाँ पे बहुत सारे स्पॉइल्ड ब्लड है, मतलब ऐसे बहुत ब्लड पैकेट्स है वहाँ पे जो स्पॉइल हो चुका है, मतलब वो ख़राब हो चुका है। तो वहाँ के वर्कर्स जो है वो जल्दी जल्दी उसको डिस्कार्ड करेंगे, जल्दी मतलब बहुत जल्द ही उसको डिस्कार्ड करने वाले हैं। वहाँ के वर्कर्स डिस्कार्ड करने वाले हैं मतलब फेंकने वाले हैं, राइट। व्हाट इज नेक्स्ट, लेट्स सी। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इवेंटफुल। इवेंटफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है जो घटने वाला, ओके, घटने वाला। इन इंग्लिश यू कैन से मार्केटेड बाय इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इवेंट्स, ओके। इवेंटफुल का मीनिंग घटने वाला भी आप कह सकते हैं, या फिर इवेंटफुल का मीनिंग ये भी हो सकता है कि बहुत इंटरेस्टिंग कोई इवेंट, ओके, कोई प्रोग्राम, बहुत इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग कोई प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड इवेंटफुल। मतलब ऐसे कह सकते हैं दैट द इवनिंग वॉज इवेंटफुल, मतलब बहुत सारे इवेंट्स थे, वो कुछ इंटरेस्टिंग थे, कुछ थे एक्साइटिंग, कुछ थे अद्भुत, ओके। सो ओवरऑल द इवनिंग वॉज इवेंटफुल, ओके। नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स। मेमोरेबल, सिग्निफिकेंट, नोटवर्दी। एंटोनिम्स हो सकते हैं अनइवेंटफुल, डल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, ओके। तो इसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें? दिस कमिंग वीकेंड, ये जो कमिंग वीकेंड, ये जो वीकेंड आ रहा है, should be eventful since a fair, circus and an exciting play is all coming to town। तो हमारे शहर में एक मेला आ रहा है, सर्कस आ रहा है और एक एक्साइटिंग प्ले मतलब ड्रामा, नाटक का ग्रुप जो है वो भी आ रहा है, ओके। तो ये सब मिलाकर ये जो कमिंग वीकेंड है, ये जो कमिंग वीकेंड है मतलब हफ्ते का एंड होगा, वो बहुत इवेंटफुल होने वाला है, मतलब बहुत एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। लेट अस सी आवर नेक्स्ट वर्ड। सो वी हैव आवर लास्ट वोकैब फॉर टुडे। व्हाट इज इट? प्रोसेलिटाइज, ओके। प्रोसेलिटाइज जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है फुसलाना। प्रोसेलिटाइज एक्चुअली ये जो वर्ड है ये जनरली रिलीजन के लिए यूज़ होता है, ओके, एनीथिंग रिलेटेड टू रिलीजन। इसका मीनिंग देखिए इंग्लिश में, टू अटेम्प्ट टू कन्वर्ट समवन टू वंस ओन रिलीजियस फेथ। मतलब आपका रिलीजन, आप जिस रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मैं फोर्सफुली मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहला फुसला कर हो या फिर फोर्सफुली हो, जैसे भी हो, मैं आपको अपने रिलीजियस कम्युनिटी में लाना चाह रही हूँ, राइट। तो जैसे कि आप क्रिश्चियन हो और मैं हूँ एक मुस्लिम, ओके। तो मैं आपको अपने धर्म में लाने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे आपको बहला फुसला कर, चाहे फोर्सफुली, जैसे भी हो, लेकिन मैं आपका धर्म चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेलिटाइज, ओके। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं प्रोपागैंडिस्ट, या फिर कैंपेनर, या फिर क्रूसेडर, ओके। एंटोनिम्स हो सकते हैं नॉन पार्टिसन, डिकोड, स्टे, डिसुएड, ओके। दिस कैन बी द एंटोनिम्स। How to use it in a sentence? Christians were arrested for trying to proselytize people. तो कुछ क्रिश्चियंस को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो कुछ लोगों को प्रोसेलिटाइज करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कुछ लोगों को वो लोग फोर्स कर रहे थे कि आप लोग क्रिश्चियन धर्म लीजिए तो ये होगा, वो होगा, वो होगा, ओके। सो यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू टेक एनी रिलीजन। इफ़ यू विश फ्रॉम योर ओन, on your own, if you wish to take any religion, take up any religion and leave your own religion, you can do it at your own wish। लेकिन अगर आपको कोई फोर्स करेगा, that is a crime, okay, that is called proselytize। Let us see, this is our last idiomatic expression for today। Let us see what is it। This is again a food idiom। क्या है ये? walk on eggshells। तो eggshells के ऊपर पैदल चलना, okay। तो ये तो इसका मीनिंग नहीं है। क्या मीनिंग है? be cautious about words and actions। तो वॉक ऑन एगशेल्स का मीनिंग क्या होता है? बहुत सतर्क होना अबाउट वर्ड्स एंड एक्शंस, मतलब जो बोल रहे हो सोच के बोलो, जो एक्ट कर रहे हो या जो काम कर रहे हो वो सोच के करो। दैट इज कॉल्ड वॉक ऑन एगशेल्स। लेट अस सी हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। द बॉस वॉज इन अ मूड एंड वी वर वॉकिंग ऑन एगशेल्स ऑल डे। तो हमारे बॉस जो थे वो बिल्कुल मूड पे थे, मतलब काम करने के मूड पे थे, और वी वेर वॉकिंग ऑन एक्शल्स ऑल डे। सारा दिन हम लोग बहुत सतर्क थे कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसे बहुत हम लोग अटेंशन में थे, ओके, अटेंशन थे हम लोग, क्योंकि बॉस वॉज इन अ मूड टू वर्क। ऑल राइट,
So guys, this was your all about your top 10 vocabulary words and 3 idiomatic expressions for today. I hope you liked the session. If you liked the session, do click the like icon and keep watching our videos, and share it with your friends and relatives, those who need these kind of videos, those who need vocabularies and idiomatic expressions. Please do share it with them. And yes, do comment in our videos if you are facing any troubles, any problems regarding anything. You can contact us, you can write to us in the comment section also, you can contact us in our website also. Anywhere you can contact us. You can write in the comment box also. You can write in the comments that you are having these troubles, or how we can improve. You can also guide us, you can also tell us, we will try to improve ourselves. And yes, if you are new to our channel, then do subscribe our channel and click the bell icon so that you get all the recent updates. So see you next day. Till then, take care. Goodbye.